इसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे जो हमारी हेल्प करेगा जब हम किसी भी किताब को उठा के पढ़ेंगे और खासकर उस पोर्शन को पढ़ेंगे। तो आज का टारगेट है एक बहुत फेमस इंसिडेंट जो नेगेटिव एक इम्पैक्ट लोगों के दिमाग पर छोड़ कर गया, और न जाने कितने सारे इंडियंस उस ज़माने में, खासकर भगत सिंह जैसे जिनकी उम्र महज उस टाइम पर 13 साल की थी, प्रभावित हुए ऐसे एक कांड से जिसे कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब ये जलियांवाला क्या है, इसके बारे में आज जानेंगे। सबसे पहले आप ये देख पा रहे हैं पिक्चर, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का मेमोरियल है। कहीं पर भी जब कोई बड़ा इंसिडेंट, बड़ी घटना होती है तो उसकी याद अगली पीढ़ियों तक रहे कि भाई ऐसा हुआ था, हम लोगों को ऐसे ही ये भारत की आज़ादी नहीं मिली, न जाने कितने लोगों ने शहादत दी है। तो उसी की मेमोरी में ये जो आप देख पा रहे हैं, ये है जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसका मेमोरियल। ठीक है, चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं और आज हम बातचीत करेंगे इन सब इंसिडेंट्स के बारे में। तो शुरू करते हैं कि जलियांवाला का नाम जलियांवाला क्यों है। जल्ली नाम के एक आदमी की प्रॉपर्टी थी ये, बाद में जाके ये एक बाग बना और फिर इसमें लोग जो है इकट्ठा होने लग गए, सभाएं करने लग गए, ढेरों पेड़ थे, हरियाली थी। तो आसपास का जो रिहायशी इलाका था वहाँ से लोग, यहाँ जैसे आज अगर देखें तो लोग वॉक करने जाते हैं, तब लोग ऐसे इकट्ठे होके चले जाया करते थे। तो एक बड़ा सा बाग था, जल्ली नाम के आदमी के कारण इसका नाम पड़ा जलियांवाला बाग। अब इस बाग की एक खास बात ये थी, आसपास रिहायशी इलाका था, इसकी जो एंट्री थी बहुत ही कंजस्टेड सा एक रास्ता था, संकरी सी, बहुत संकरी सी एक गली में से होकर इसका मेन गेट खुलता था। और भी इसके गेट थे लेकिन वो बंद रहा करते थे, और यहाँ से निकलने और बाहर जाने का, आने का सिर्फ एक रास्ता था। अब ये घटना है, एक्चुअली इस घटना के पीछे चलते हैं 3-4 दिन पहले या उससे भी थोड़ा पहले। 1914 से 1918 आप लोगों ने सुना होगा, पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। इस वर्ल्ड वॉर में भारत की तरफ से भारत ने अपने लड़के, जो हमारे वीर ताकतवर लड़के थे, खासकर पंजाब हरियाणा की बेल्ट के, क्योंकि जलियांवाला है इसलिए मैं पंजाब को कंसर्न लेके बता रही हूँ, तो इस बेल्ट के और भी बहुत सारे भारत के अलग अलग हिस्सों के लड़कों को कहा गया कि तुम अंग्रेज़ों पे मुसीबत आई है, वर्ल्ड वॉर है, इनकी मदद करो और जाके फौज में भर्ती हो जाओ। हरियाणा, पंजाब और यूपी और इस पूरी बेल्ट से ढेरों लड़के जाके फौज में भर्ती हो गए। क्यों? ताकि फौज में एक दमदार सोल्जर्स की, इन लोगों को आर्मी मिल जाए और ये विदेशों में जहां लड़ रहे हैं वहां इनको एक ताकत, मजबूती वाली ताकत महसूस हो। सोचो, इंडिया के लोग शहीद होने चल पड़े अंग्रेज़ों की साख के लिए। कोई बात नहीं, कहा क्या गया था कि अगर हम इनकी मदद कर देंगे तो आने वाले टाइम में जब ये युद्ध रुकेगा तो ये बहुत अच्छे ढंग से हमारे साथ व्यवहार करना शुरू करेंगे। शायद इसी उम्मीद में महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को इंडिया वापस आए दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने भी ये कहा कि इंडिया का जो यूथ है, जो हाइट हेल्थ में अच्छा है, उसे जाके फौज में अंग्रेज़ों की मदद करनी चाहिए। गांधी जी के कहने के कारण मान लो, या वैसे भी एक उस टाइम पे एक लहर चली थी, सबके मन में आया कि ठीक है भैया, अपने बेटों को फौज में भेज दें। हजारों हजारों लड़के शहीद हो गए इस देश की, ब्रिटेन की साख को वर्ल्ड वॉर में बनाए रखने के चक्कर में। उसके बाद हमें फील हुआ कि शायद अब अंग्रेज़ों का रवैया हमारी तरफ बदलेगा, पर हुआ उल्टा। अंग्रेज़ों की सभा में, ब्रिटेन में एक रूल बना दिया गया और उन्होंने कहा कि इंडिया में ना आजकल जो यूथ है ये बड़ी क्रांतिकारी और इस तरह की षड्यंत्रकारी टाइप की नीतियां बना रहा है। क्रांतिकारी तो फिर भी इज्जत का शब्द था, षड्यंत्रकारी और गलत तरीके से नीतियां बना रहा है, जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको फोकस में करके। और ऐसा एक कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ये लोग इन नीति, जब ये प्लानिंग करें तो इनके ऊपर हम तुरंत से एक्शन ले सकें। और इसी चक्कर में अंग्रेज़ों के देश से एक नियम बन के आया, एक कानून बन के आया, जैसे हमने कहा काला कानून, वहाँ पे जिसने वो एक सजेशन दिया था उस आदमी का नाम था सिडनी रॉलेट। तो उस एक्ट का नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। नाम तो बहुत लंबा चौड़ा था, इंग्लिश में शब्दों का बहुत लंबा कॉम्बिनेशन था। टारगेट था इंडिया के उभरते हुए यंग नौजवान क्रांतिकारी लड़कों को निकलने से पहले दबोच के खत्म कर देना। तो ये कहलाया हमारे लिए रॉलेट एक्ट। अब क्योंकि ये सिडनी रॉलेट ने दिया है तो नाम पड़ गया रॉलेट एक्ट। इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि अंग्रेज सरकार जिसको चाहे, जब तक चाहे, किसी भी बिना कारण बताए
उसको पकड़ के जेल में बिना उस पे मुकदमा चलाए उसको 2 साल, पहले तो था कि अनलिमिटेड टाइम, फिर कर दिया था 2 साल। उसके पेरेंट्स को ये नहीं पता होगा कहाँ है वो लड़का, किस जेल में है, ना कोई अपील सुनी जाएगी, ना कोई वकील कुछ कर सकता, ना कोई दलील चलेगी। यानी बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून। हम इंडियंस ने इसका खुला विरोध किया। विरोध करने के लिए महात्मा गांधी भी सामने आए, बड़े बड़े लीडर्स। विरोध के बावजूद भी पंजाब की बेल्ट के 2 बड़े लीडर्स पकड़ लिए गए, एक सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर सत्यपाल। सत्यपाल आप नाम से समझ गए हिंदू, और सैफुद्दीन किचलू मुस्लिम। यानी हिंदू मुस्लिम एकता उस टाइम पर बढ़िया सामने निकल कर आ रही थी, और अंग्रेजों का टारगेट था इस एकता को कुचल देना। तो उन्होंने 2 बड़े लीडर उठा लिए, दोनों पंजाब की बेल्ट में एक्टिव थे। इन दोनों को अंदर कर दिया गया इसी कानून में, रॉलेट एक्ट में। इसका मतलब अब ये पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ बंद हैं, कैसे इनको टॉर्चर कर रहे हैं, क्या इन पे केस लगेगा, कुछ नहीं पता। इस बात का विरोध करने के लिए 10 अप्रैल की घटना है ये, 10 अप्रैल 1919 को कुछ लोग इकट्ठे होके बहुत शांतिपूर्वक तरीके से डीसी के आवास के बाहर गए। उस जमाने में जो, जैसे आज आईएएस ऑफिसर किसी जिले का मुखिया होता है, उस जमाने में भी इस तरह से कमिश्नर्स हुआ करते थे। तो जैसे ये मान लीजिए डीसी कह लेते हैं हम, ताकि आप समझ पाएं इस बात को। तो डीसी के घर के बाहर जाके कुछ लोग बड़े शांतिपूर्ण ढंग से थोड़े थोड़े नारेबाजी कर रहे थे, कोई ऐसा कोई हड़कंप नहीं मचा था। डीसी ने 1-2 आदमियों को भेजा कि भाई इनको भगाओ यहाँ से। नहीं भागे, वो विरोध कर रहे थे कि जी आपने हमारे सत्यपाल जी को और सैफुद्दीन किचलू को क्यों पकड़ लिया, हमें कारण तो बताओ, कहाँ बंद है, हमें मिलने दिया जाए, हमारा वकील जाके बात करेगा। तो उन लोगों ने क्या किया, जैसे बातचीत की तो ये नहीं गए वहां से, अंदर से ऑर्डर आया फायरिंग कर दो, उन्होंने फायरिंग कर दी। 1-2 आदमी वहां मर गया। ये कोई हथियार लेके नहीं गए थे, ये कोई वहां दंगेबाजी नहीं कर रहे थे, ना वहां कोई चीख चिल्लाहट थी। उसके बावजूद निहत्थे लोगों पर, जनता को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों को गोलियां चला के मार दिया गया। ये बात देखने में तो 1-2 आदमी के मरने की बात है, लेकिन बेटा ये बहुत बड़ा कांड बनेगी। अब 10 तारीख की उन लोगों की मौत के कारण लोग और गुस्से में आ गए। 11 और 12 तारीख को पंजाब में छुटपुट घटनाएं ऐसी हुई जिनमें गोरों को मार दिया गया, अंग्रेजों का मर्डर कर दिया। हालात खराब होते नजर आए और ऐसा लगा अंग्रेजों को कि कहीं 1857 की क्रांति वाले इंसिडेंट रिपीट ना हो जाएं, क्योंकि शुरुआत हमेशा एक चिंगारी से होती है। तो उन लोगों ने ये कहा कि इस एरिया में ये एक्टिविटी जहां बढ़ रही है, अमृतसर के आसपास, यहाँ मार्शल एक्ट लगा दो, यानी सेना का नियम। सेना का नियम जब लगता है ना, तो उसका मतलब होता है कि पूरा एरिया में कर्फ्यू लग जाएगा और पूरी सड़कों पे आपको सेना ही सेना दिखाई देगी। यानी लोगों का घर से निकलना बंद, और कहीं भी 4 लोग खड़े हैं तो उनको परमिशन नहीं होगी कि कहीं भी कोई भी खड़ा है। मार्केट्स बंद करवा दिए जाएंगे, एक तरह से आप मान लीजिए कर्फ्यू लग जाएगा। अब आज का ज़माना है सोशल मीडिया का, आप तुरंत में क्या चल रहा है कहाँ तुरंत से आप जान सकते हैं। लेकिन उस ज़माने में बेटा ऐसे रेडियो टीवी अखबार उतने कॉमन नहीं थे। रेडियो टीवी तो भूल जाओ, अखबार भी महीने में कहीं गाँव के आदमी के हाथ लग गया तो लग गया। तो अमृतसर में जो ये एरिया था, इस पूरे एरिया में कर्फ्यू लग गया और मार्शल एक्ट। गांव के लोगों को क्या पता। अब ये सोचो 10 तारीख को उन लोगों को मारा है डीसी के घर के बाहर, 11-12 तारीख को ये कलेश हुआ, 13 तारीख को त्योहार आता है। और आज भी हम जानते हैं कि जब फसल पक जाती है रबी की, जिसकी की मुख्य फसल है हमारा गेहूं, मेन खाद्य पदार्थ उत्तर भारत का गेहूं है, वैसे भारत का चावल है। तो जब गेहूं की फसल पक जाती है और कट जाती है, अपने घर पहुंच जाती है, तो किसान बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी साल भर की मेहनत जब इस तरह से घर पहुंचती है, मार्केट में जाता है, पैसे कमाता है, तो उसको अच्छा लगता है, वो भी खुश होता है। रिक्रिएशन का माध्यम होता था कि भैया मेले लगते थे। तो जब वो रबी की फसल कट के घर आ गई, 13 अप्रैल को बैसाखी का त्योहार था। आप सब जानते हैं पंजाब हरियाणा की बेल्ट में बैसाखी इंपॉर्टेंट त्योहार है, क्योंकि इसी दिन पर 13 अप्रैल को ही जो अपना ये सिख संप्रदाय है ना, इसकी शुरुआत मानी जाती है। तो 13 अप्रैल वैसे भी इंपॉर्टेंट है उस धर्म के लिए भी। और जैसे हम कह दें भाई हिंदुओं में जन्माष्टमी हो गया, या क्रिश्चियन लोगों में जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, तो उनके धार्मिक तौर पे देखें तो भी इंपॉर्टेंट दिन था 13 अप्रैल। और वैसे देखें तो त्योहार भी है, फसल कट के घर आई है, तो डबल खुशी थी। अब खुशी को आज इंसान क्या करता है, भाई अपनी सेल्फी खींच रहा है, अपनी वीडियोस पोस्ट कर रहा है, अपने स्टेटस लगा रहा है। तब ऐसा नहीं था, तब लोग खुशी को मनाते थे परिवारों के साथ, मेलों में जाते थे और पूरे साल के लिए अपनी शॉपिंग्स करते थे। तो इस तरह से गाँव से भर भर के ना जो भी उनके
जिनके पास बैलगाड़ी थी, साधन थे, पैदल जैसे तैसे लोग अपने परिवारों को लेकर, जिसमें बुजुर्ग माँ बाप थे, पत्नी थी, बहन थे, बच्चे थे, भाई बंधु थे, उनके परिवार थे, तो सब बड़ी खुशी का त्योहार मनाने के लिए, क्योंकि फसल कट के घर आई थी, जेब में पैसा था, किसान की खुशी तो वही होती है ना, तो वो अपने परिवारों को लेकर पहुंच गए वहाँ। और वहाँ फिर वो लोग घूमे फिरे मेला, और फिर जैसे थोड़ा इंसान अप्रैल को अगर याद करे, हल्की हल्की गर्मी होने लगती है, तो दोपहर के टाइम पर उनसे बस अमृतसर का गोल्डन टेम्पल जो है इससे थोड़ी ही दूरी पर था ये जलियांवाला बाग, तो लोग रेस्ट करने के लिए जलियांवाला बाग की तरफ चल पड़े। तब लोग आधे 1 किलोमीटर को चलना नहीं मानते थे आज की तरह, तब ये था कि 2 किलोमीटर भी चलना है तो कौन सी बड़ी बात है। तो वो वहाँ जाके उस बाग के नीचे, और बाग में पेड़ थे, वहाँ जाके फैमिलीज अपनी चादर लाई थी भैया, बिछा दी उस पर। अब एक एक परिवार में 15-15, 20-20 आदमी होते थे, वहाँ अपना लेट गए, कुछ खाना बांध के लाए थे, अपना खाना खा लिया। तो एक तरह से मान लीजिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी वहाँ। थोड़ी देर में वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब ये किसी को नहीं पता था कि क्या होने वाला है। कुछ लोग एक्टिव थे जो राजनीति की नॉलेज रखते थे, हर आदमी तो राजनीति की नॉलेज नहीं रखता ना। अब वो जो राजनीति की नॉलेज रखते थे, उन लोगों ने वहाँ एक सभा रखी हुई थी। उस सभा में जो वो 2 बड़े लीडर पकड़े गए थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनके पक्ष में वहाँ लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का टारगेट था। तो वहाँ ना ऐसे कहते हैं रोड़ी पड़ी हुई थी, ये पत्थर रोड़ी नहीं होती है, इसका एक ढेर था। तो वहाँ पे वो जो मेन लड़के थे जिनको कि लोगों तक बात पहुँचानी थी, वो वहाँ उनके ऊपर खड़े हो गए। तो सोचो वो नॉर्मल जनता से थोड़े से ऊपर हो गए। आमने सामने वो 2-4 लड़के जो थे उनकी बात सुनने आए, 10-20 आदमी थे, वो तेज तेज बोलने लगे। अब उनके भाषण में देशभक्ति की बातें थी, राष्ट्रीयता की बातें थी, नेशनैलिटी की बातें थी। तो जो लोग वहाँ आराम कर रहे थे ना पेड़ों के आसपास, हर किसी का इंटरेस्ट होता है ना भी क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो वो पेड़ों के वहां से उठ उठ के लोग अपने परिवारों के पास से, जिसका इंटरेस्ट था, वो धीरे धीरे उसका हिस्सा बनने लग गए। पहले 20 लोग खड़े थे, 10-20 आ गए, फिर 10-20 आ गए, फिर 20-30 आ गए, फिर 20-30। देखते 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 वो बहुत सारे, एक पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। कहते हैं लगभग 2-2.5 हजार आदमी थे उस बाग में उस टाइम पर। अब ये बात वहां पे कोई इस तरह के चारों तरफ फैले ही होते थे, पुलिस के जो खास इस तरह के मुखबिर वगैरह थे, उन्होंने एक ने जाके वहाँ खबर कर दी कि आप लोग तो यहाँ कर्फ्यू लगा रहे हो, आप लोग तो मार्शल इसकी लॉ की बातें कर रहे हो, वहाँ देखो कितने हजार आदमी इकट्ठे हो गए। तो वहाँ पे फिर जनरल ओ डायर, एक माइकल ओ डायर, एक जनरल डायर, कई लोग इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। जनरल डायर एक आदमी का नाम है, जनरल डायर, और एक आदमी है माइकल ओ डायर, दोनों का सरनेम एक जैसा है, लेकिन जनरल डायर अलग आदमी है, माइकल ओ डायर अलग आदमी है। जनरल डायर अपनी पूरी फौज लेकर, टुकड़ी लेकर फौज की, और 2 तोप भी लेकर, सोचो एक छोटे से बाग में इतनी कितने लोग मारने थे कि तोप भी ले चला। 2 तोप उठाई उसने, और अपने साथ सारी अपनी जो टुकड़ी थी इसके पास, जो इसके अंडर थे, उन सबको लेके अपनी जीप में बैठ के खुली में और चल पड़ा। अब वो पूरे दौड़, मैंने आपको बताया डिस्टेंस बहुत कम था, तो जल्दी ही वो वहाँ पहुँच गए, और पहुँच के उसी कंजस्टेड से रास्ते से जाके उसने अपनी वो वहाँ खड़ी करवा दी गाड़ी, जीप, और अंदर वो टुकड़ी भाग के अंदर घुस गई। उन्होंने चारों तरफ, जैसे बाग था इसमें, मान लीजिए यहाँ से वो टुकड़ी घुसी है, तोप रास्ते में ही अड़ गई, क्योंकि कंजस्टेड थी वो गली, तो तोप अंदर नहीं जा पाई। अगर जाती तो पता नहीं और कितना नुकसान करता ये, तो वो तोप अंदर जा ही नहीं पाई। ये जो अंदर गए सैनिक, ये सारे ऐसे खड़े हो गए। अब यहाँ वो ढेरी पे चढ़े हुए, रेत, इसकी मिट्टी की और रेती की और कंकरों की ढेरी पर यहाँ वो भाषण दे रहे हैं। यहाँ पब्लिक इकट्ठी हो रखी है, डिस्टेंस था थोड़ा सा, यहीं इसके आसपास पेड़ हैं जहाँ औरतें, बुजुर्ग, छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं। सब लोगों को लगा कि क्या हुआ भाई, एकदम से ऐसे ये पुलिस वुलिस से क्यों आ गई, कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। जब तक उनकी कुछ समझ में आता, उन्हें कुछ भी टाइम नहीं दिया गया। और कहते हैं कि जैसे वो भोंपू आपने देखे होंगे, जनरल डायर ने उसको लेके घोषणा की कि तुम लोगों के पास 3 मिनट हैं, जिसको भागना है यहाँ से भाग जाओ। अब आप इमेजिन करो, एक आदमी मेंटली बिल्कुल फ्री है, उसके दिमाग में ये है ही नहीं कि मुझे एकदम से यहाँ से भागना है। वो बिल्कुल फ्री होके, उसका परिवार यहाँ कहीं पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछा के, उसके बुजुर्ग माँ बाप लेटे हैं, उसका कोई 2 महीने का 3 महीने का बच्चे खेल रहे हैं, कोई 5 साल का बच्चा है, पकड़म पकड़ाई खेल रहे हैं, उसकी वाइफ, उसकी बहन, सब आराम कर रहे हैं। और उस आदमी को कानों में पड़ता है कि 3 मिनट में भाग सकते हो तो भागो। अब तुम इमेजिन करो 3 मिनट में कोई कैसे ही भागेगा, इम्पॉसिबल है। अकेला आदमी भी